एवरीवन, हम सीए इंटरमीडिएट का टैक्स के सब्जेक्ट का पीजीबीपी का चैप्टर हमारा चल रहा है। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। हालांकि बहुत छोटा लेक्चर है, इसमें मैंने छोटी सी चीज़ें कवर करी हैं। सेक्शन 43(1) एक्चुअल कॉस्ट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारा डेप्रीशिएशन है वो 43(6) के अकॉर्डिंगली WDV पर लगता है, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ WDV पर। अब हम आगे चल रहे हैं कि वैल्यू कहाँ से निकलेगी। जो वैल्यू होती है, जो असेट की वैल्यू है जिस पर डेप्रिसिएशन लगता है, वो कैसे फाइंड आउट होती है। मतलब असेट्स की एक्चुअल कॉस्ट का ये सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 43(1) एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट। एक्चुअल कॉस्ट नॉर्मली मैं अगर आपसे पूछूँ तो क्या होती है सर? एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है, अगर मैं नॉर्मली आपसे बोलूँ, जो हमने पे किया है। देखो आप ध्यान रखिएगा, आगे जो भी अमाउंट हमने पे किया है, जो भी अमाउंट हमने पे किया है, असेट को इंकर्ड किया है खरीदने के लिए, पेबल है हमारा, हम आगे पे कर देंगे। मतलब जो भी अमाउंट हमारा पे है या पेबल है, पे राइट, हम इंकर्ड किया है या पेबल है, जो भी अमाउंट या पेड कर चुके हैं, तो हमारी क्या होती है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट होती है। हाँ, इसमें भी अगर कोई थर्ड पार्टी मैट आउट कर दे हमारे खर्चे को, क्या कर दे? मैट आउट। किसी थर्ड पार्टी ने हमारे खर्चे को, जैसे हमने 20 लाख रुपए की कोई असेट खरीदी और 20 लाख रुपए की असेट में 6 लाख रुपए हमसे सेंट्रल गवर्नमेंट कह देती है वो सब्सिडी देगी, तो बेटा हमें वो असेट 14 लाख की पड़ी, राइट? कितने की? 14 लाख की। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। हम पढ़ते हैं सेक्शन 43(6) को डिटेल में एक बार और फिर चलते हैं आगे। चलिए, सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट मींस द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट टू द असेसी। आधे घंटे का है, बहुत छोटा सा पार्ट है एक्चुअल कॉस्ट। आफ्टर दैट फिर हम सीरीज पे आ जाएंगे सेक्शन 35 की। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है जो असेट्स की कॉस्ट असेसी को पड़ी, उसे एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं। रिड्यूस बाय दैट पोर्शन, जो कि कॉस्ट का वो पोर्शन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी अदर पर्सन ने या अथॉरिटी ने, देखो यहाँ लिख रहा है पर्सन और एक जगह लिख रहा है अथॉरिटी। अगर किसी अदर पर्सन या अथॉरिटी ने हमारा खर्चा मैट आउट कर दिया है, हमारा खर्चा क्या कर दिया है? मैट आउट कर दिया है, तो बेटा ऐसे केस में क्या हो जाएगा? वो हमारी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगा। जैसे सपोज 20 लाख रुपए की असेट थी, किसी अदर पर्सन ने हमें 3 लाख रुपए दे दिए, तो हमें तो 17 लाख की असेट पड़ी। या 20 लाख रुपए की असेट थी, 5 लाख रुपए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिए, तो बेटा हमें तो 15 लाख की असेट पड़ी। तो ये समझ आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अगर असेसी ने कोई खर्चा किया है फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी असेट्स और पार्ट देयर ऑफ, जिसके रिस्पेक्ट में पेमेंट या एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे, एक डे में अगर पेमेंट कर रहे हैं आप किसी एक पर्सन को खर्च, एग्रीगेट ऑफ पेमेंट भी किसी भी असेट से रिलेटेड, अदर देन बाय अकाउंट पे चेक के अलावा, समझ आ रहा है? ड्रॉन ऑन अ बैंक और ऑन अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट DD के द्वारा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ECS सिस्टम के द्वारा, थ्रू सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड जो हम बताएंगे। मतलब क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिए कि जो आप असेट के लिए पेमेंट कर रहे हैं, जो आप असेट की क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। बेटा जो भी आप असेट की पेमेंट कर रहे हैं, या तो आप पेमेंट करिए अकाउंट पे ही चेक से, अकाउंट पे ही चेक से, या कह रहे हैं ECS से करिए। ECS होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। या DD से करिए, डिमांड ड्राफ्ट। और या फिर जो हम और तरीका बताएंगे प्रेस्क्राइब, उससे करिए। मतलब इससे पता चल रहा है उन्होंने ये नहीं कहा फ़ोन पे से करिए, पेटीएम से करिए, गूगल पे से करिए। वो कह रहे हैं या तो अकाउंट पे ही चेक से करिए, या ECS से, या DD से, या प्रेस्क्राइब तरीका जो हम बैंकिंग मोड बताएंगे, प्रेस्क्राइब बैंकिंग मोड हम बताएंगे। तो बेटा उन सब से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, इन सब से, तो आप चाहे 5 लाख की असेट है, 5 लाख की पेमेंट करो, चलेगा। अदरवाइज आपने इनके अलावा किसी भी मोड में पेमेंट करी, इनके अलावा, और 10,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट करी है आपने, तो बेटा माना जाएगा, वो खर्चा इग्नोर हो जाएगा आपका, वो असेट इग्नोर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने एक असेट खरीदी 8 लाख रुपए की और आपने कैश में पेमेंट कर दी है 2 लाख रुपए, और 6 लाख रुपए पेमेंट करी है आपने इन मोड से, अकाउंट पे ही चेक से या ECS से। 6 लाख की पेमेंट आपने इन मोड से करी, तो बेटा आपका खर्चा मात्र 6 लाख का माना जाएगा, असेट 6 लाख की मानी जाएगी। जितना पैसा आपने कैश से दिया है वो सब इग्नोर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा क्या कह रहा है।
कह रहा है अगर असेसी आप कोई भी खर्चा कर रहे हैं असेट को खरीदने के लिए, असेट के पार्ट के लिए, और पेमेंट या एग्रीगेट ऑफ पेमेंट जो पर्सन को एक डे में कर रहे हैं वो अकाउंट पे ही चेक के अलावा कर रहे हैं, डीडी के अलावा कर रहे हैं, ईसीएस के अलावा कर रहे हैं, या किसी और मोड के अलावा कर रहे हैं, और 10,000 से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, तो खर्चा उतना इग्नोर हो जाएगा जितना आपने किसी और मोड में खर्चा किया है, किसी भी और मोड में। बेटा समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10,000 से ऊपर का एक्सपेंसेस आपने अगर किसी भी और मोड से किया, इन 4 मोड के अलावा, तो बेटा एक बच्चे का क्वेश्चन आया मेरे पास कि सर एक बात बताइए, अकाउंट पे ही चेक होता क्या है? अकाउंट पे ही चेक क्या है? बेटा चेक ना आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ा होगा वैसे तो। चेक ना, जैसे मैंने आपको चेक काट के दिया, एक चेक पे लिखा होता है क्रॉस किया हुआ है बस। क्रॉस का मतलब है ये चेक किसी अकाउंट में ही क्लियर होगा, अकाउंट में क्लियर होगा। बेटा अगर हमने चेक पे क्रॉस चेक लिख के अंदर अकाउंट पे ही लिख दिया है, तो इसका मतलब है जिस व्यक्ति का नाम लिख रहा है ना चेक पे, नीरज मित्तल नाम लिख रहा है, तो ये नीरज मित्तल के अकाउंट में ही क्लियर होगा। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई हल्की सी, अकाउंट किसी और नाम से मिला और इस पर नीरज मित्तल लिख रहा है और अकाउंट मिला मेरा NIRAJ के नाम से, तो ये चेक क्लियर नहीं होगा। और तीसरा होता है बेटा बियरर चेक। बियरर चेक तो जो चेक ले जाएगा उसको पैसा मिल जाएगा, मतलब ये तो कैश की तरह हो गया, ये किसकी तरह हो गया? तो इन्होंने अकाउंट पे ही चेक को हाईलाइट किया है, ना तो क्रॉस चेक को ना बियरर चेक को। बेटा क्लियर हो गई मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। सर एक्चुअल कॉस्ट डिफरेंट केस में क्या होगी? अब हम थोड़ा सा रीडिंग वाला है पूरा पार्ट, हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं। एक्चुअल कॉस्ट इन डिफरेंट केस। पहला केस एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 5। बेटा ये कह रहा है सेक्शन 35 में जो रिडक्शन मिली है उनकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, इसे हम डिस्कस करेंगे। आप लिखना चाहो लिख लो, डिस्कस इन सेक्शन 35। सेक्शन 35 कहाँ पर डिस्कस करेंगे हम? डिस्कस इन सेक्शन 35। बेटा एक्सप्लेनेशन 1A ऑफ सेक्शन 43(1). अगर कोई भी कैपिटल असेट रेफर्ड है 6A क्लॉज की सेक्शन 28 की, मतलब स्टॉक कन्वर्ट हुआ है कैपिटल असेट में और अब यूज़ हो रहा है पर्पज़ ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, तो एक्चुअल कॉस्ट असेट की क्या हो जाएगी? जो फेयर मार्केट वैल्यू थी उस दिन जिस दिन हमने इसे कन्वर्ट किया। सर एग्जाम्पल देंगे? यस। हमने 2012 में एक असेट खरीदी, स्टॉक खरीदा 50 लाख रुपए का, राइट। स्टॉक तो हमने बेचने के लिए ख़रीदा होगा। 2018 में हमें बहुत पसंद आया, हमने सोचा हम ही यूज़ कर लेते हैं बिजनेस में इसे, हम इसे बिजनेस में यूज़ कर लेते हैं। कहाँ यूज़ कर लेते हैं? बिजनेस में। और 2018 में बेटा हमने ये स्टॉक अपने बिजनेस में यूज़ कर लिया। कहाँ पर? 2018 में। हमने कब ख़रीदा था ये? 2012 में 50 लाख का स्टॉक, राइट। कब खरीदा हमने? 2012 में 50 लाख का। अब हमने 2018 में प्लान किया कि हम इसे कहाँ पे यूज़ कर लेते हैं? बिजनेस में। जिस दिन हम इसे बिजनेस में यूज़ करेंगे उस दिन बेटा इसकी मार्केट वैल्यू चल रही थी, सपोज़ करिए 50 लाख वाली चीज़ की 70 लाख रुपये। सबसे पहले तो आपको पता होगा आपको PGBP में टैक्स लग जाएगा 20 लाख पे, सेक्शन 28 के अकॉर्डिंगली। अब बेटा डेप्रीशिएशन भी तो अलाउड होगा। अब तो ये कैपिटल असेट बन चुकी है आपके बिजनेस की, तो असेट पर डेप्रीशिएशन 70 लाख पे लगेगा। अब आपको समझ आ रहा है? पहले तो 50 लाख की असेट कन्वर्ट हो गई कैपिटल असेट में, बिजनेस असेट में, और अब डेप्रीशिएशन कितने पे लगेगा? 70 लाख पे। बेटा ये हमने ऑलरेडी भी पढ़ लिया था। सेक्शन 43(1) की एक्सप्लेनेशन 2। अगर असेट हमें गिफ्ट में मिली है, विल में मिली है, तो एक्चुअल कॉस्ट जो असेसी की होगी वो क्या होगी? एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर एज रिड्यूस बाय द डेप्रीशिएशन अलाउड हिम। मतलब सर फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने, बेटा किसने? मिस्टर ए ने आपको एक असेट दी, मिस्टर ए ने एक असेट दी, ये आ गया मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास एक असेट थी 50 लाख की। मिस्टर ए ने 2 साल यूज़ करी और 2 साल में 7 लाख का डेप्रीशिएशन अलाउड कर लिया। मिस्टर ए के यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी बच रही है बेटा? 43 लाख। मिस्टर ए ने ये गिफ्ट में दे दी अपने दोस्त को, मिस्टर बी को, और कहा तुम अपने बिजनेस में यूज़ कर लो, इसे बिजनेस में यूज़ कर लो। बेटा मिस्टर बी अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे तो डेप्रीशिएशन उन्हें कितने में लगेगा? 43 लाख में। आई थिंक समझ आ गया होगा, पढ़ लो। एक असेट अगर गिफ्ट में मिली है या विल में मिली है तो एक्चुअल कॉस्ट जो असेसी को क्या होगी उसकी, जो एक्चुअल कॉस्ट प्रीवियस ओनर की थी और जितना डेप्रीशिएशन उसने अभी तक अलाउ कर लिया प्रीवियस ओनर में, उतना लेस हो जाएगा। बेटा एक्सप्लेनेशन 3, ध्यान से एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 43 सब सेक्शन 1।
वेयर बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन, अगर असेट को एक्वायर करने से पहले एग्जाम्पल में समझते हैं। ये एक्सप्लेनेशन 2 थी, एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रहने चाहिए। एक्सप्लेनेशन ये है, एक्सप्लेनेशन 3 क्या है बेटा, मिस्टर ए की एक असेट थी, ध्यान से सुनिएगा, असेट थी मिस्टर ए के पास 10 लाख रुपए की, राइट। थोड़ा सा फोकस करिएगा इस पर, क्योंकि ना यहाँ से पता चलता है टैक्स प्लानिंग कैसे हो रही है। मिस्टर ए की असेट थी 10 लाख, इस पे बेटा इन्होंने डेप्रीशिएशन ले लिया तकरीबन अब तक 7 लाख का, असेट की वैल्यू बच रही थी 3 लाख, मतलब असेट को काफ़ी हद तक इन्होंने बेटा चूस लिया है। इस असेट को, असेट का सारा डिडक्शन तो ले लिया, 70% डिडक्शन इन्होंने अपने बिजनेस में, और अब इन्होंने अपने दोस्त से मिलकर, मिस्टर बी से मिलकर चालाकी करी और मिस्टर बी से कहा ये असेट मैं तुझे दे देता हूँ 12 लाख रुपए में। कितने में दे देता हूँ? 10 लाख की असेट मिस्टर बी को दे दी इन्होंने 12 लाख रुपए में, 12 में दे दी, या ऐसे मान के चलो 10 में ही दे दी। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा सर 3 लाख की असेट इन्होंने 10 में दी, तो याद करो इनके यहाँ तो ब्लॉक में लेस हो जाएगा, इनको तो नुकसान ये कर दिया, अब इनको डेप्रीशिएशन अलाउड नहीं होगा दूसरी असेट पे भी। सपोज इनके ब्लॉक की वैल्यू अगर 40 लाख थी इस असेट को मिलाकर भी, तो बेटा अब एकदम ब्लॉक से 10 लाख निकलेगा तो कितना बचेगा? ब्लॉक में डेप्रीशिएशन कम वैल्यू पर लगेगा। आपको समझ आ रही होगी ये बात, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डेप्रीशिएशन ख़राब कर दिया मिस्टर ए का तो 43.6 के अकॉर्डिंगली। भाई ऐसे मान के चलो मिस्टर ए के पास 2 असेट थी ऑलरेडी 35 लाख रुपए की, और एक ये असेट थी मिस्टर ए के पास 3 लाख रुपए की, टोटल 38 लाख रुपए की असेट थी। ये तो 3 की थी बस, अब पर ये अब जब बेच दी इसने 10 में, तो यहाँ से 10 गया 28 पे ही तो डेप्रीशिएशन मिलेगा। इनको तो डेप्रीशिएशन का नुकसान हो गया, इनकी 35 लाख की असेट बच रही थी पर डेप्रीशिएशन 28 पे मिलेगा इन्हें। और इनको क्या नुकसान कर दिया, ये इनसे कहा है एओ ने, अगर मुझे शक हुआ कि तुमने ये ज़्यादा वैल्यू में खरीदी है जानबूझकर, क्योंकि तुम 10 लाख पे डेप्रीशिएशन लेना चाहते हो, तो तुम्हारी वैल्यू मैं 3 लाख ही कर सकता हूँ, या 2 भी कर सकता हूँ जो मुझे ठीक लगेगी, या 1 लाख भी कर सकता हूँ। ये है एक्सप्लेनेशन 3। बेटा मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर कोई असेट बेसिकली एक असेसी ने अपने बिजनेस में कम्प्लीटली यूज़ कर ली है, मतलब हाईली यूज़ कर ली है, और हाईली यूज़ करके किसी और को ट्रांसफ़र कर दी, और किसी और को ट्रांसफ़र करके उसने बोला कि अब ये असेट ना तुम यूज़ कर लो, अब इस असेट का डेप्रीशिएशन तुम यूज़ कर लो, तो बेटा ए को तो नुकसान क्या कर दिया, उसकी जो बची कुछ और असेट है ब्लॉक में, उनकी भी वैल्यू की ऐसी की तैसी कर जाएगी असेट, ये तो बहुत हाई वैल्यू से घटेगी सेल प्राइस, तो ब्लॉक की वैल्यू कम हो जाएगी, उसको अपनी अन्य असेट्स पर डेप्रीशिएशन कम मिलेगा। इसको तो ये नुकसान कर दिया, और इसको क्या नुकसान कर दिया, इसको बोल दिया जो तुमने ये 10 लाख की असेट ली है ना, तुम्हें हम 10 लाख पर डेप्रीशिएशन नहीं देंगे एक्सप्लेनेशन 3 के अकॉर्डिंगली। एओ डिटरमाइन करेगा तुम्हारी वैल्यू। अब एओ 3 लाख भी कर सकता है, 2 भी, 1 नहीं। वैसे एओ जनरली 3 लाख ही करेगा, क्योंकि असेट की वैल्यू अब 3 लाख ही बच रही है। बेटा कुछ समझ आ रहा है? चलिए देखते हैं एक बार क्या कह रहा है। कह रहा है असेट को असेसी से पहले, हमारे एग्जांपल में असेसी कौन है बेटा? मिस्टर बी। मिस्टर बी से पहले किसी मिस्टर ए ने यूज़ करी असेट, तो पढ़ते हैं असेसी के यूज़ करने से पहले, मिस्टर बी के यूज़ करने से पहले असेट किसी अदर पर्सन ने यूज़ करी थी, मतलब मिस्टर ए ने यूज़ करी थी अपने बिजनेस वगैरह में, और एओ सेटिस्फाई हो गया है कि मेन पर्पज़ इस असेट को ट्रांसफ़र करने का डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, लाइबिलिटी को रिड्यूस करना, इनकम टैक्स ताकि कम लगे, ताकि डेप्रीशिएशन सामने वाला भी बढ़ी हुई कॉस्ट पे ले ले अब 10 लाख पे। तो ऐसे केस में एक्चुअल कॉस्ट जो असेसी के लिए होगी वो क्या होगी, जो अमाउंट एओ डिटरमाइन करेगा बेटा, अप्रूवल ले लेगा जॉइंट कमिश्नर से कि सर जी मैंने इसकी वैल्यू डिटरमाइन कर दी है 3 लाख या 2 लाख, जो भी ये चाहेगा। वैसे जनरली 3 लाख करता होगा। बेटा समझ आ गया एक्सप्लेनेशन 3? मतलब असेट को हमारे पास आने से पहले ये असेट किसी और की थी, और एओ को शक हो गया ये तो पहले किसी और की थी, इसे पहले कोई और यूज़ कर चुका है, अब ये ट्रांसफ़र करने का पर्पज़ है कि सामने वाला बढ़ी हुई वैल्यू पर डेप्रीशिएशन यूज़ कर सके, तो एओ जॉइंट कमिश्नर से परमिशन लेकर इस असेट की वैल्यू को चेंज कर देगा। बेटा आई होप बिल्कुल समझ आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन 4 और भी मज़ेदार एक्सप्लेनेशन है बेटा। अब देखिए क्या होगा इसी केस में। बेटा इसी केस को और अच्छे से समझते हैं, इसी केस की एक्सप्लेनेशन है। क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है बेटा। मिस्टर ए, एक्सप्लेनेशन 4, मिस्टर ए ने एक असेट खरीदी 50 लाख रुपए की, असेट की तकरीबन 48 लाख की वैल्यू यूज़ कर ली उसने डेप्रीशिएशन में, 2 लाख की असेट ही तो बची बेटा, काफ़ी असेट की वैल्यू तो यूज़ ही कर ली उसने डेप्रीशिएशन, और ये असेट याद होगा उसने मिस्टर बी को बेच दी थी। अब कितने में? मिस्टर बी को बेच दी उसने सपोज 50 लाख में। पहले तो यहाँ एक्सप्लेनेशन 3 लग गई,
एक्सप्लेनेशन 3 के अकॉर्डिंगली मिस्टर बी को ये वैल्यू नहीं, एओ जो डिसाइड करेगा उस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। और मिस्टर ए के यहाँ 43,600 लग गया। 43,600 के अकॉर्डिंगली असेट चाहे 2 लाख की वैल्यू रखती थी अपनी, पर उसने तो अब सेल 50 में करी है ना, तो अन्य असेट जो भी हैं इस ब्लॉक में उन सब की वैल्यू भी कम हो जाएगी 50 लाख से, क्योंकि याद करो जितना भी सेल प्राइस होता है वो पूरा का पूरा कम हो जाता है बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसको भी यूज़ करवा दी थी असेट, इसको यूज़ करवा के इसने इसको बेच दी, अब दोबारा से इसने इसको सेल कर दी बेटा। आपको समझ आ रहा है? अब यहाँ पर लग जाएगी एक्सप्लेनेशन 4। अब डेप्रिसिएशन ये यूज़ करेगा दोबारा से, पहले इसने यूज़ कर लिया सेट, इसने अपने दोस्त को बेच दी, उससे यूज़ करवा ली ये सेट्स। चलो एओ ने यहाँ तो ये पकड़ लिया, कह दिया कि वैल्यू मैं कम कर दूंगा। अब इसने यूज़ करके फिर यहाँ इसको बेच दी बेटा, मान के चलो 30 लाख रुपए में बेच दी। मिस्टर ए ने दोबारा से कितने में खरीद लिए? 30, रीएक्वायर्ड। अब मिस्टर ए डेप्रिसिएशन कितने पर लगाना चाह रहे हैं? 30 लाख पर एओ मना कर देगा। एक्सप्लेनेशन 4 के अकॉर्डिंग नहीं, 30 लाख नहीं, 30 लाख और पहले वैल्यू कितनी बच रही थी इसकी? 2 लाख, विच एवरेज लोअर। इतनी ही वैल्यू पर अब डेप्रिसिएशन लगा सकता है मिस्टर ए। कौन सी वैल्यू पर? या तो 2 लाख पर या 30 लाख पर। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसने इसे वापसी ही बेची है 1 लाख में। अब 1 लाख में बेची तो 1 लाख की वैल्यू में खरीदी और पहले से वैल्यू इसकी कितनी बच रही थी? 2 लाख, तो विच एवरेज लोअर। अब तो 1 लाख पर ही डेप्रिसिएशन लगा सकता है कौन? मिस्टर ए। बेटा समझ आई? मैं दोबारा बोलता हूँ, एक असेट थी जो मिस्टर ए ने यूज़ करी, मोस्टली असेट यूज़ करके डेप्रिसिएशन पूरा यूज़ कर लिया, फिर उसने किसी मिस्टर बी को बेची, मिस्टर बी को एओ ने पकड़ लिया और उसके लिए वैल्यू कम कर दी। अब मिस्टर बी ने फिर ए को बेच दी। अब ए को जो बेची असेट, बेटा अगर ये कहानियाँ नहीं होती, घूमना फिरना नहीं होता, तो मिस्टर ए को कितने पर डेप्रिसिएशन मिलता? स्क्रीन पर देखकर बताओ कितने पर डेप्रिसिएशन मिलता? सर मिस्टर ए को मिलता 2 लाख में। अब इसने दोबारा से खरीद लिए 5 लाख में, तो 5 पे नहीं मिलेगा, 2 पे ही मिलेगा। अब दोबारा खरीद ली 1.5 लाख में, अब 1.5 पे मिल जाएगा। तो बेटा समझ आ रहा है? जितने में परचेज़ करिए, मतलब कम में परचेज़ करिए तो मिल जाएगा 1.5 पे या 1 पे, अगर ज़्यादा में परचेज़ करिए तो बेटा 2 से ज़्यादा पे नहीं मिलेगा। एक्सप्लेनेशन 4 क्या कह रहा है? कोई भी असेट जो पहले कभी असेसी की खुद की थी, मिस्टर ए की पहले कभी खुद ही थी, मतलब पहले से ये किसकी थी? मिस्टर ए की थी ये असेट, ये उसने यूज़ भी करी थी अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। फिर उसने उसके बाद ये असेट अपनी किसी रीज़न से ट्रांसफ़र कर दी और फिर ट्रांसफ़र करके दोबारा खरीद ली बेटा, रीएक्वायर्ड कर ली। तो ऐसे केस में मिस्टर ए के लिए कॉस्ट क्या होगी? जितने में उसने खरीदी, बस अंडरलाइन कर लो वर्ड, जितने में उसने खरीदी, देखो ये रहा रीएक्वायर्ड करी, और जितनी वैल्यू पहले बच रही थी WDV, विच एवरेज लोअर, विच एवरेज लोअर में हो जाएगा। बेटा क्लियर हुआ एक्सप्लेनेशन 4 में? जो भी लोअर होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसको एक बार दोबारा से भी देखना पड़ेगा आपको, तब अच्छे से समझ आएंगी ये चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन 4 है। अब की बारी तो और भी कमाल की चीज़ होगी बेटा। देखो क्या कह रहा है, अब इसको एक बार खुद पढ़ के देखो। बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन, हमारे एक्वायर करने से पहले से सीखे, असेट वर एट एनी टाइम यूज बाई एनी अदर पर्सन एंड डेप्रिसिएशन अलाउंस हैज़ बीन क्लेम। असेट किसी और पर्सन ने यूज़ करी, उसको अलाउंस भी मिल चुका था, डेप्रिसिएशन रिडक्शन, देन सच अदर पर्सन एक्वायर बैक ऑन लीज, उसी ने लीज पर ले ली असेट, और अदरवाइज असेट फ्रॉम द असेसी, किसी भी तरीके से हायर पे ले लिया किसी भी तरीके से। देन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एक्सप्लेनेशन 3, द एक्चुअल कॉस्ट टू द असेसी सेल बी द सेम, जो भी WDV होगी, नॉट एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पेड बाय द असेसी ऑफ द सेड असेट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर देयर ऑफ सच अदर पर्सन। सर क्या कहना चाह रहा है? समझ नहीं आया? समझाने के लिए तो बेटा मैं बैठा हूँ, आपको समझा के ही छोड़ेंगे इसको। क्या कहना चाह रहा है बेटा? ध्यान से, एक मिस्टर ए है, उन्होंने एक असेट खरीदी, एक्सप्लेनेशन 4A, उन्होंने एक असेट खरीदी 10 लाख रुपए की, असेट पर डेप्रिसिएशन भी यूज़ कर लिया तकरीबन 7 लाख रुपए का। असेट की वैल्यू अब कितनी बच रही है? 3 लाख। अब ये नॉर्मल चलते तो इन्हें 3 पर ही तो डेप्रिसिएशन मिलता। इन्होंने ये असेट पहले बेची, किसको? मिस्टर बी को, मिस्टर बी को सेल कर दी। मिस्टर बी ने ये असेट ले ली बेटा, मान के चलो 40 लाख रुपए मान के चलो, ताकि मिस्टर बी को डेप्रिसिएशन कितने पर मिले? 40 पर। पहले तो एक्सप्लेनेशन 3 लग जाएगी, मिस्टर बी को डेप्रिसिएशन जो एओ बताएगा उस वैल्यू पर मिलेगा, याद आ रहा होगा। पर बेटा आपकी बारी कमाल और कुछ हो गया, इन्होंने और भी तोड़ कर दिया। ये असेट ना खरीदी नहीं, अगर ये खरीद लेते, परचेज कर लेते दोबारा, तो बेटा एक्सप्लेनेशन 4 लग जाती, याद होगा आपको, अभी पढ़ी थी हमने ऊपर। उसमें क्या हो जाता कि वैल्यू 3 लाख लेते या जितने में खरीदी विच एवरेज लोअर लेते। बेटा वो भी नहीं लगाई क्योंकि इन्होंने खरीदी भी नहीं,
समझ रहे हैं, इन्होंने खरीदी भी नहीं, इन्होंने ना हायर पर ले लिया सेटअप की बारी, या लीज बैक ले ली अपने पास ही, पहले सेल करी, मतलब असेट को यही यूज़ करेंगे अब मेन, बेटा ध्यान से सुनिए, असेट को यही यूज़ करेंगे, इन्होंने लीज बैक ले ली। अब लीज बैक ले ली तो डेप्रिसिएशन तो इस एसएससी को अलाउड होगा, क्योंकि ओनर तो यही है, इन्वेस्ट तो इसने कर रखा है, इन्होंने तो रेंट पे ले ली। बेटा एक्सप्लेनेशन 4A कह रही है, अब इसको जो डेप्रिसिएशन मिलेगा ना मिस्टर बी को, अब एक्सप्लेनेशन 3 नहीं लगेगी कि जो AO बताएगा उस वैल्यू पर, अब तो इसको लगेगा ही 3 लाख। असलियत में असेट को तो यही यूज़ कर रहा है, बेटा कौन बताएगा, AO नहीं बताएगा। एक्सप्लेनेशन 4A के अकॉर्डिंगली इस एसएससी को जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो इसकी WDV पर ही मिलेगा, जो बची हुई वैल्यू है, यही तो असेट की वैल्यू बच रही है बस। तो बेटा 4A को एक बार पढ़ के देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है असेट को हमारे खरीदने से पहले, बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन, द असेट वर यूज एट एनी टाइम यूज बाई एनी अदर पर्सन। हम कौन थे, मिस्टर बी, हमारे खरीदने से पहले असेट को यूज़ किया था खुद A नहीं, और A ही हमसे वापसी ले लेगा, A ने यूज़ कर लिया था असेट, एंड उसने डेप्रिसिएशन भी खूब क्लेम किया था, बहुत बढ़िया बात। फिर खुद ने ही हमसे लीज पे ले लिया असेट, ये और भी बढ़िया बात, हमें बेच दी, फिर दोबारा से ले ली हमसे। तो कह रहे हैं हम 3A को तो छोड़ दो, एक्सप्लेनेशन 3 को तो छोड़ दो, अब 3 नहीं लगेगी, अब एक्सप्लेनेशन 3 को काट दो भैया, 3 नहीं लगेगी। अब तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी मिस्टर बी के लिए, जो बेटा WDV थी जो उसके पास, अब वो प्राइस नहीं होगा, 40 लाख नहीं होगी जो उसने प्राइस पे किया है, अब तो क्या होगी, जो WDV बच रही थी, और असेट की WDV 3 लाख ही तो बच रही थी बेटा, वही हो जाएगी मिस्टर बी के लिए। लास्ट में बेटा सॉरी एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 43(1), बेटा यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर बहुत दिक्कत हुई थी फेस टू फेस वाले बच्चों को। सर क्या दिक्कत हुई थी फेस टू फेस वाले बच्चों को, बहुत दिक्कत हुई थी यहाँ पर, क्या पढ़ते हैं यहाँ पर ना वर्ड लिखा हुआ है, बेटा ध्यान से सुनो, मैंने उनसे एक अटेंशन टेस्ट पूछा, यहाँ पर वर्ड लिख रहा है बिल्डिंग, बिल्डिंग तो उन्होंने पकड़ लिया था, अब देखते हैं आप क्या नहीं पकड़ पाएंगे। अगर कोई भी बिल्डिंग बेटा प्राइवेट यूज़ हुई है, पहले पर्सनल यूज़ हुई है, और बाद में आपने उस बिल्डिंग को बेटा बिजनेस में ले आए, आप कहाँ पर ले आए, बिजनेस में। पहले आपने बिल्डिंग कहाँ यूज़ करी है, प्राइवेटली यूज़ करी है, और बाद में आप उस बिल्डिंग को कहाँ ले आए, बेटा 1 मिनट हमारा पेज पलट गया, 1 सेकंड। हाँ जी, अगर बिल्डिंग यूज़ करी आपने पर्सनल पर्पज़ में, और बाद में आप उस बिजनेस को कहाँ पर ले आए, बिजनेस में। अब बिजनेस में जब बाद में ले आए हैं तो क्वेश्चन आ रहा है सर जी, अगर बिल्डिंग को बाद में बिजनेस में ले आए तो क्या बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा। एग्जांपल के साथ समझते हैं, एक्सप्लेनेशन 5 को भी अच्छा लगेगा आपको, ध्यान से क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन 5 कह रही है कि मिस्टर ए ने एक बिल्डिंग खरीदी थी ईयर 2005 में, ईयर 2005 में 50 लाख रुपए की बिल्डिंग को वो पर्सनल यूज़ कर रहे थे। अब पर्सनल यूज़ कर रहे थे तो डेप्रिसिएशन तो अलाउड ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि बिजनेस में यूज़ होता है। 5 साल तक उन्होंने बिल्डिंग पर्सनल यूज़ करी, मतलब 2005-06 में पर्सनल यूज़ करी, 6-7 में पर्सनल यूज़ करी, 7-8 में पर्सनल यूज़ करी, 8-9 में पर्सनल यूज़ करी, और 9-10 में। 5 साल तक उन्होंने बिजनेस में पर्सनल यूज़ करी, और 10-11 में वो बिजनेस में ले आए इसे। कहाँ पर ले आए, बिजनेस में। बेटा बिल्डिंग कितने की खरीदी थी, यहाँ 50 लाख की। डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा, 0। यहाँ कितना लगा होगा, 0 0 0 0। और अब आप बिजनेस में लगाए, अब तो डेप्रिसिएशन लगेगा। अब डेप्रिसिएशन कितनी वैल्यू पर लगे, 50 लाख पर लगे, कितने पर लगे, तो इन्होंने क्लियर किया 50 पर नहीं लगेगा। भैया ये मान लो ये तभी से बिजनेस में यूज़ हो रही है, उस वक्त डेप्रिसिएशन का क्या रेट है, इस वक्त डेप्रिसिएशन का क्या रेट है, और डेप्रिसिएशन का रेट अगर 10% था तो रिड्यूस करते 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 जो WDV यहाँ बची, सपोज WDV बची यहाँ 43 लाख, तो डेप्रिसिएशन कितने पर लगेगा, 43। नोशनल डेप्रिसिएशन लेस कर दो, ये मानते हुए कि अगर डेप्रिसिएशन लगता तो कितना लगता। बेटा दिख रहा है, अगर आपने कोई बिल्डिंग पहले पर्सनल यूज़ करी और अब आप उसे बिजनेस में ले आए, तो आप रिड्यूस कर दो अंदाजों से जितना डेप्रिसिएशन लगता उस पर, और उन रेट से जो रेट उन ईयर्स में चल रहे थे। बेटा क्लियर हुई। पर यहाँ पर बच्चे कहाँ फंसे, बेटा ध्यान से सुनो, ये तो समझ आ गया, पर स्टूडेंट कहाँ फंसे यहाँ। जब मैंने ये टेस्ट लिया, अटेंशन टेस्ट लिया, तो कहाँ फंसे आपको पता होना चाहिए। बेटा स्टूडेंट फंसे कि अगर मैंने कार खरीदी एक 2005-06 में, और वो कार मैंने 20 लाख की खरीदी, उस पर
डेप्रिसिएशन तो लगा ही नहीं होगा, जीरो, क्योंकि मैंने पर्सनल यूज़ करी। उसके बाद मैंने 6-7 में भी पर्सनल यूज़ करी, उसके बाद मैंने 7-8 में भी पर्सनल यूज़ करी, उसके बाद मैंने 8-9 में भी पर्सनल यूज़ करी, 4 साल काल पर्सनल यूज़ करी। उसके बाद मैं उस कार को बिजनेस में ले आया 9-10 में। कहाँ पे ले आया? बिजनेस में। तो क्वेश्चन आ रहा था कार पे डेप्रिसिएशन कितनी वैल्यू पर लगेगा? 20 लाख पर। ये कितनी डेप्रिसिएशन तो लगेगा बेटा, कार बिजनेस में आ गई तो बेटा फुल वैल्यू पर 20 लाख पर, क्योंकि वो बिल्डिंग के लिए प्रोविजन है। सिर्फ बिल्डिंग में नोशनल डेप्रिसिएशन घटना है बेटा। अच्छा, जितने लोगों ने एकदम सुन लिया है वो गलत किया है। हमेशा पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ के एग्जाम्पल को करना है ऐसे अटेंशन टेस्ट वाले एग्जाम्पल, ताकि आपका दिमाग क्लियर रहे। समझ रहे बेटा? ध्यान से समझो। अब बिल्डिंग के केस में तो वो लग रहा था, पर नोशनल डेप्रिसिएशन नहीं लेस होना कार के केस में, तो बेनिफिट नहीं हो गया। इस प्रकार मैंने अपने घर की बहुत सारी पुरानी चीज़ें मैं कबाड़े में नहीं बेचने देता अपने घर वालों को, मैं उन्हें बिजनेस में ले आता हूँ ताकि फुल डेप्रिसिएशन क्लेम हो जाए, क्योंकि बिल्डिंग पे नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन, बाकी सब चीज़ों पे मिल जाएगा। बेटा आगे चलते हैं। आगे आता है एक्सप्लेनेशन 6, 7, 7A, 3 एक्सप्लेनेशन है। 6 है ये बेटा, 7 है ये, दिख रही है आपको 7A है। ये आपको पता है बेटा, होल्डिंग टू सब्सिडरी अगर ट्रांसफ़र हुआ है, ये सब्सिडरी टू होल्डिंग। होल्डिंग ने एक असेट खरीदी। अपना आप इंटेंशन समझ गए होंगे लॉ की। इंटेंशन क्या है लॉ की? इंटेंशन अब आपको समझ आ गया होगा, मेन वैल्यू पर असेट पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। एक्सप्लेनेशन 6 में समझा रहा हूँ, फिर बाकी आपने खुद करनी है। होल्डिंग ने एक असेट खरीदी 10 लाख की, उसमें डेप्रिसिएशन ले लिया 6 लाख का, वैल्यू बच रही थी 4 लाख की, और अपनी ही सब्सिडरी को दे दी ये असेट। तो बेटा सब्सिडरी को ना डेप्रिसिएशन 4 लाख पे मिलेगा, चाहे आपने 50 लाख में बेची है अपनी सब्सिडरी। ये कह रहे हैं हमारी तो कंपनी है, तो इसलिए तो कह रहे हैं तुम्हारी कंपनी है तो 4 लाख में मिलेगा। बेटा समझ लो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है अगर H2S बेची है, H2H या टिंग टू टिड बेची है, टिंग और टिड का मतलब हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, या डिमर्ज टू रिजल्टिंग, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी बेटा? शैल बी द WDV इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। अगर H ने S को बेची है तो S के लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? जो H के हाथों में WDV थी, ट्रांसफरर के हाथों में WDV थी। बेटा एक्सप्लेनेशन 8 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको याद होगा, पुट टू यूज़ तक का ब्याज, पर फिर भी एक बार दोबारा कर लेंगे। Explanation 8 to section 43(1), the amount of interest as is relatable to any period after the asset is first put to use shall not be included in the actual cost of the asset and it has to claim as revenue expenditure under section 36. Note, any interest, मैं इसको पढ़ा देता हूँ पहले, आपको ज़्यादा समझ आएगा कैसे क्या कहना चाह रहा है। एक्सप्लेनेशन 8 बेटा क्या कह रही है, ध्यान से। आपने 1 जनवरी को, बेटा पहले सुनिए, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको मैं आगे के लिए भी बता दूंगा ये क्लियर। बेटा आपने इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप एक खर्चा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आपने पैसा उधार लिया और आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ? तो क्वेश्चन आ रहा है क्या बिजनेस में खर्चा अलाउड है? मीन्स क्वेश्चन है आपने 50 लाख रुपए बिजनेस में कमाए और 20 लाख का ब्याज भर दिया इस साल, तो टैक्स 30 लाख पर लगेगा या ब्याज की रिडक्शन नहीं मिलेगी? समझ रहे? तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का ये चार्ट बना लेना आप, आसान रहेगा, फेस टू फेस वाले बच्चे भी बहुत मज़ा आ जाएगा इस चार्ट को पढ़ने के बाद, समझने के बाद क्या कह रहा है। बेटा अगर आप बोरोड कैपिटल पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप किस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? बोरोड कैपिटल पर, तो क्या होगा ध्यान से। अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं और आपने ना बोरोड कैपिटल बिजनेस पर्पस के लिए किया है, आपने बताया नहीं कि कोई असेट खरीदे, बस बिजनेस के लिए लोन लिया है आपने, पर ये नहीं पता एग्जैक्टली क्या खरीदना, आपने जनरल लोन है बेटा बिजनेस के लिए, मतलब बिजनेस में लगाएंगे, तो बेटा ये पूरा का पूरा एक्सपेंस आपका अलाउड होता है सेक्शन 36 में। ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे अलाउड होता है। अगर आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है तो पूरा का पूरा एक्सपेंस अलाउड है सेक्शन 36 में। अगर आपने बेटा किसी असेट को खरीदने के लिए लोन लिया है, बिजनेस असेट, अगर आपने किसी बिजनेस असेट को खरीदने के लिए लोन लिया है, किसको खरीदने के लिए? बिजनेस असेट को, तो इसमें दो ट्रीटमेंट होंगे बेटा। असेट के पुट टू यूज, असेट के
पुट टू यूज़ तक के डेट तक का ब्याज बेटा कैपिटलाइज हो जाएगा असेट में। इसे मैं अभी बता रहा हूँ कैसे, यही तो पढ़ रहे हैं हम एक्सप्लेनेशन। और पुट टू यूज़ के बाद का ब्याज, पुट टू यूज़ के बाद का इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपेंस में ही चला जाएगा, अंडर सेक्शन 36 अलाउड हो जाएगा। सर एक बार इसे समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ? यस, पहले एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। आपने बेटा 5 लाख रुपए का लोन लिया, वर्किंग कैपिटल लोन। क्या लिया आपने? वर्किंग कैपिटल लोन। कितने लाख रुपए का? 5 लाख। उस पर ब्याज जा रहा है पर 1% पर मंथ। तो बेटा हर महीने कितनी डिडक्शन मिल जाएगी ब्याज की आपको? 5,000 रुपये पर मंथ। मतलब 12 महीने की कितनी डिडक्शन मिल गई? जितने महीने ब्याज गया आपका 60,000। कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 36। आई होप समझ आया होगा। बेटा आपने 1 जनवरी को लोन लिया या 1 अप्रैल को लोन लिया, ऐसे 1 अप्रैल 2023 को आपने लोन लिया बेटा, सेम 5 लाख रुपए का। किसी मशीनरी को, प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने के लिए। किसी प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने के लिए कितने लाख का लोन लिया? 5 लाख का। वही 1% पर मंथ। बेटा लोन 1 अप्रैल को ले लिया, मशीन खरीदी आपने 1 मई को। इतने में बेटा 5,000 का ब्याज तो जा ही चुका होगा। और बेटा मशीन यूज़ करी आपने पहली बार 1 जून 2023 को। आपको पता है जब तक आप पुट टू यूज़ नहीं करते मशीन पर डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता, और चला गया होगा 5,000। मशीन खरीदी कितने की थी? 5 की। ब्याज चला गया यहाँ 5,000 यहाँ। तो बेटा पुट टू यूज़ तक की डेट का ब्याज, कहाँ तक का? पुट टू यूज़ तक की डेट तक का ब्याज मशीन की कीमत में जुड़ जाएगा। मतलब डेप्रिसिएशन 5,10,000 रुपये अलाउड होगा एक्सप्लेनेशन 8 के अकॉर्डिंग। कैपिटलाइज हो गया ये ब्याज। आया कुछ समझ? आपको नहीं आया? क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? ध्यान से समझने की कोशिश करिए, बोलना क्या चाह रहे हैं। कह रहा है 5 लाख की मशीन ने खरीदी आपने, पुट टू यूज़ तक की डेट तक का ब्याज आपका 5,000 का ब्याज चला गया होगा, ये चला गया, ये मशीन में जुड़ जाएगा। अब इसके बाद भी तो ब्याज जा रहा होगा जुलाई से लेकर मार्च तक का जो ब्याज है। अभी लोन थोड़ी ना पे कर दिया है आपने। तो बेटा जो ये 10 महीने का ब्याज जाएगा इंटू 5,000, ये सेक्शन 36 में अलाउड हो जाएगा 50,000 का ब्याज अंडर सेक्शन 36। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या है पुट टू यूज़ तक की डेट तक का ब्याज। बेटा एक्सप्लेनेशन 8 के अकॉर्डिंगली कहाँ पर जुड़ जाएगा? असेट में। पुट टू यूज़ की डेट के बाद का ब्याज खर्चे में चला जाएगा। पर इसकी कुछ एक्सेप्शन है, इसलिए मैं चार्ट बनवा रहा हूँ। बेटा अगर आपने लोन किससे लिया हुआ है? अपने आप से ही, इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल। ये लिख लेना सब, प्रोप्राइटर कैपिटल मतलब खुद बॉस ने ही फर्म को लोन दे रखा है। बेटा ये इंटरेस्ट अलाउड नहीं है कहीं भी, इंटरेस्ट नॉट अलाउड। ना तो ये मशीन में जुड़ेगा, ना ये सेक्शन 30, ये अलाउड ही नहीं है इनकम टैक्स। अपने आप को थोड़ी ना ब्याज दोगे, अपने आप को ब्याज देना अलाउड नहीं है। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनर्स कैपिटल आपको याद होगा अलाउड है 12% तक, पर सेक्शन 40B के अकॉर्डिंगली। कुछ याद होगा, एक क्लास में पढ़ा था बेटा। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मेंबर ऑफ AOP BOI। AOP BOI के मेंबर हैं, उन्होंने कैपिटल लगा रखे हो, इंटरेस्ट मांग रहे हैं, नॉट अलाउड। ये 3 चीज़ें ध्यान रखना बेटा। खुद की कैपिटल पर कोई ब्याज अलाउड नहीं है, पार्टनर की कैपिटल पर ब्याज अलाउड है 12% तक 40B की लिमिट से, और मेंबर ने अगर पैसा लगा रखा है AOP BOI ने तो उनको ब्याज अलाउड नहीं। हम आगे भी पढ़ेंगे, राइट। फिलहाल मैंने यहाँ पर आपको समरी बनवा दी। तो एक्सप्लेनेशन 8 एक बार पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन 8,
द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो भी किसी पीरियड की है पुट टू यूज़ के बाद की, वो बेटा एक्चुअल कॉस्ट में जुड़ेगी नहीं। कहाँ पे नहीं जुड़ेगी? एक्चुअल कॉस्ट में नहीं जुड़ेगी, वो सीधे सीधे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम होगा 36 में। कोई भी इंटरेस्ट जो लोन की डेट से है पर कहाँ तक है? पुट टू यूज़ तक का ब्याज, बेटा वो सेक्शन 36 में अलाउड नहीं होगा, वो बल्कि कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। कहाँ ऐड हो जाएगा? कॉस्ट में। चल्लापली शुगर मिल का केस है, ये अच्छा केस था बेटा। एक लोन लिया हमने 1 अप्रैल को, तो 5,000 ब्याज चला गया था अभी अप्रैल मंथ का। मशीन खरीदी मई में, तो ब्याज तो चला ही गया। और मशीन पुट टू यूज़ करी जून में, एक और ब्याज चला गया 5,000 रुपये का। बेटा कुछ समझ आ रहा है? और 1 जून को भी मशीन ट्रायल पर चलाई है, ट्रायल पर। अभी तो कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करा है 1 जुलाई से। अब क्वेश्चन आ रहा है सर 1 अप्रैल का ब्याज है जो, वो चलो जुड़ जाएगा, मई का ब्याज जुड़ जाएगा, 1 जून को तो पुट टू यूज़ हो ही गई थी, पर 1 जुलाई से प्रोडक्शन शुरू हुआ है कमर्शियली, तो बेटा जून से जो 1 जुलाई तक का ब्याज है वो भी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। देखो लिख रहा है चल्लापली शुगर मिल ने बताया, कोई भी इंटरेस्ट जो पेड हुआ है कमर्शियल प्रोडक्शन से शुरू होने से पहले वो सारा का सारा मशीनरी में जुड़ जाएगा। ये केस स्टडी है, आ गई होगी समझ क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी ब्याज जो कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले के पीरियड का है वो सारा जुड़ जाएगा। बेटा एक्सप्लेनेशन 9 अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो असेट खरीदी आपने, देखो एक चीज़ और, अभी थोड़ी देर पहले वाली बात को मिक्स मत कर देना इसमें। एक्सप्लेनेशन 9 बेटा अगर आपने गुड्स खरीदे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया 100 रुपये के गुड्स खरीदे, 10 रुपये GST दिया, चाहे इसका क्रेडिट मिले या ना मिले, आपके गुड्स की कॉस्ट कितनी ली जाएगी? सेक्शन 145A के अकॉर्डिंगली अभी बताया था पिछली वीडियो में, 110 ही ली जाएगी सर, विद टैक्स ली जाएगी। पर अगर आपने असेट खरीदी है, एक्सप्लेनेशन 9 के अकॉर्डिंगली 100 रुपये की असेट खरीदी, 10 रुपये GST दिया, और GST अगर आप रिफंड ले लोगे, अपना क्रेडिट ले लोगे, तो बेटा कॉस्ट क्या ली जाएगी असेट की? 100 ही, और इस पर डेप्रीशिएशन 100 पे ही मिलेगा। हाँ अगर आपका क्रेडिट नहीं मिलेगा 10 का, तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 110। गॉट इट? एक्सप्लेनेशन 9 के अकॉर्डिंगली। तो एक बार पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट शैल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, लिखा हुआ है यहाँ पर, अब ये GST हो चुका है, आप लिखोगे नहीं क्योंकि सेक्शन में तो एक्साइज ड्यूटी लिखा हुआ है, पर अब तो एक्साइज ड्यूटी की जगह GST रीड किया जाता है। तो जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी GST से अगर आप क्रेडिट ले लोगे। असेट के केस में कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन 10 ऑलरेडी हमने पढ़ ली थी बेटा, एक्सप्लेनेशन 10 आपने ध्यान होगा पढ़ ली होगी। अगर बेटा कोई भी पैसा, थोड़ा बहुत हमारा पैसा गवर्नमेंट दे देगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, फाइनेंस कर देगी, मेट कर देगी टू गवर्नमेंट, रिम्बर्स कर देगी, किसी भी तरीके से वापसी दे देगी, देखो समझ रहे हैं हमारे पैसे, तो बेटा क्या हो? सो मच ऑफ द कॉस्ट एज इज रिलेटेबल टू सब्सिडी और ग्रांट और रिम्बर्समेंट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एक्चुअल कॉस्ट। 100 रुपये की असेट थी बेटा आपकी, 20 रुपये गवर्नमेंट ने रिम्बर्स कर दिया आपको, तो आपके टैक्स आपका डेप्रीशिएशन कितने पे लगेगा? 80 पे। आपकी कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 80। बेटा क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल इसी में, बेटा आपने 100 रुपये की असेट खरीदी, गवर्नमेंट ने जस्ट अनाउंस किया है कि वो दे देंगे 30 रुपये, तो भरोसा मत करना दे देंगे, जब तक दे ना दे वो 30 रुपये, जब तक वो रिड्यूस नहीं होंगे बेटा। अगर वर्ड लिखा हुआ है केवल फाइनेंस किए गवर्नमेंट ने, अनाउंस किए गवर्नमेंट ने, तो नहीं, जब गवर्नमेंट दे देगी, रिसीव हो जाएंगे वो पैसे, तो आप रिड्यूस कर सकते हैं, और 70 रुपये एक्चुअल कॉस्ट हो गई असेट की। बेटा एक्सप्लेनेशन 11, अगर कोई असेट आपने आउटसाइड इंडिया से खरीदी है किसी नॉन रेसिडेंट से, और वो अब इंडिया ले आया है और वो यूज़ कर रहा है बिजनेस और प्रोफेशन में, तो उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? बेटा जितने की उसने खरीदी उसमें से नोशनल डेप्रीशिएशन लग जाएगा उस डेट तक का, जिस दिन तक वो इंडिया में लाया है इसे, जो भी रेट चल रहे थे। जैसे उसने 2005 में खरीदी थी असेट 10 लाख रुपए की आउटसाइड इंडिया, अब 2009 में वो बिजनेस में यूज़ कर रहा है इंडिया में, तो बेटा कितनी वैल्यू ली जाएगी यहाँ पर? इन 2005 से लेकर 2009 तक के 8 तक के डेप्रीशिएशन, नोशनल डेप्रीशिएशन लेस हो जाएंगे, और अब मानेंगे ये असेट बिजनेस में यूज़ हो गई थी, वही बिल्डिंग की तरह यूज़ हो रही थी, और उसका डेप्रीशिएशन लेस हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन 12, बेटा कोई भी कैपिटल असेट अगर एक्वायर्ड करिए असेसी ने अंडर अ स्कीम फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन, बेटा ये छोड़ सकते हैं, अब ये कट गया आपका, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन 13 बेटा 35 AD में डिस्कस करेंगे हम, विल डिस्कस इन 35 AD, लिख लेना आप, मेरे पास नहीं आ रहा है, लिखा नहीं जा रहा।
डिस्कस इन 35 AD। ठीक है बेटा, कहाँ पर डिस्कस करेंगे? 35 AD। ये पूरा 35 AD है। बाकी एक्चुअल कॉस्ट हमारी ओवर हो गई है। मीनिंग ऑफ पेड हमने पढ़ लिया था। चलिए, अभी हमने जो पढ़ा है, मैं जानता हूँ अब आपको यहाँ तक का क्लियर करने में भी टाइम लगेगा बेटा। तकरीबन 40 मिनट का लेक्चर है जो हमने बताया था। एक्चुअल कॉस्ट हमने डिस्कस करी अपनी इस 40 मिनट्स में। आई होप कि इन 40 मिनट्स को पूरा यूज़ करिएगा, इन्वेस्ट करिएगा। एक्चुअल कॉस्ट पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। राइट, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री राम।